आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, सीखने की जो इनसाइट थ्योरी है और सीखने के जो टोपोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये दो थ्योरीज हम पढ़ेंगे। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो इसको गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, और ये दिया था वर्दीमर, कोफका और कोहलर। इन तीनों जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था और इन्होंने चिंपैंजी नाम का एक बंदर था जिस पे अपना प्रयोग किया था। तो शुरू की जो थ्योरी का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी क्या होती है, अंतर्दृष्टि क्या होती है। हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम के प्रति हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, उसके अंदर एक इनसाइट थ्योरी बन जाती है, एक धारणा बन जाती है, सोचने समझने की एक समझ विकसित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनसाइट थ्योरी कहते हैं। अब जैसे सीखने के क्षेत्र में साहचर्य तथा क्षेत्र के सिद्धांतों के कारण अनेक अवधारणाओं का विकास हुआ। सीखने के क्षेत्र में अनेक अवधारणाएं बनी, और सीखने का अर्थ है, सीखने का क्या अर्थ है, किसी चीज को अपने मन में धारण करना, मतलब उसके जो भी घटक है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो संपूर्ण जानकारी है तथा कौशल का अधिगम है, वो कर नवीन ज्ञान या कौशल ग्रहण करने की जो हमारी क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इनसाइट थ्योरी कहते हैं। इस क्षमता में स्वयं उत्पन्न करना, और इसी तथ्य के आधार पर हम यहाँ दो सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला सिद्धांत है हमारा गेस्टाल्ट थ्योरी है, पूर्णांक अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, वो इन्होंने जो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है वो वर्दीमर, कोफका और कोहलर ने दिया था। इनके सिद्धांत हम पढ़ते हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ समग्र रूप से, मतलब किसी चीज को पूर्ण रूप से सीखना, उसके अलग अलग पार्ट की बजाय उस चीज को कंप्लीटली सीखना क्या होता है, उसका समग्र रूप होता है। पूर्णाकार के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी भी वस्तु को आंशिक रूप से नहीं, अभी तो पूर्ण रूप से सीखता है। क्षेत्र सिद्धांतों में विश्वास करने वालों का विचार है कि अधिगम व्यक्ति की वातावरण के प्रति अवबोध तथा आविष्कार के संबंध को सिद्धांत कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, अधिगम जो व्यक्ति का वातावरण है उसके प्रति अवबोध और आविष्कार का संबंध, मतलब उसको जैसा हम वातावरण देते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी समझ विकसित होती है। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आगे प्रस्तुत चित्र में जो क्रॉस के चिन्ह है वो किसी विशेष चिन्ह का बोध नहीं देते। अब क्रॉस का चिन्ह है वो किसी चिन्ह का हमें ज्यादा बोध नहीं देता है। अब इसको क्या किया गया कि जिस प्रकार से ये चिन्ह जो रखे हुए हैं उनको कुल मिलाकर पी का बोध देते हैं। अब एक सीधा क्रॉस बना दिया, वो कोई ज्यादा मीन नहीं देता है। अब ये क्रॉस करके उन्होंने क्या बना दिया, एक पी बना दिया, उसको एक डिजाइन विकसित कर दिया। हम जैसे ही उसको देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्रॉस है वो नहीं आएगा, मतलब क्रॉस को मिलाकर जो पी का जो डिजाइन बना है वो हमारे दिमाग में आएगा। तो पूर्णाकार का जो जन्मदाता है वो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक वर्दीमर कहा जाता है। थोर्प और मूलर ने वर्दीमर के सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार दी है। वर्दीमर के सिद्धांत का फोकसी बिंदु पर तथ्य है जब मानवीय आंख एक के बाद दो चाक्षुष उद्दीपनों को देखती है तो उसकी जो प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि उद्दीपनों का पैटर्न है वो युग्मक बन जाता है। अब हम इसको अचानक देखते हैं, ये जो आकृति है इसको हम अचानक देखेंगे तो हमारे दिमाग में जो ये जो क्रॉस दिया हुआ है ये एक सिंगल क्रॉस नहीं आएगा। अभी तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि किसकी शेप बनी हुई है, ये पी की शेप बनी है, इसको पूर्णाकार कहते हैं। मतलब इसका जो एक क्रॉस ये है, एक क्रॉस ये है, इन पर हमारा ध्यान जाने की बजाय हमारा ध्यान किस पे जा रहा है, ये जो पूर्ण आकृति पी बनी हुई है इस पे हमारा ध्यान जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको पूर्णाकार का सिद्धांत कहेंगे, क्योंकि ये पूरी आकृति है वो अपने दिमाग में आ रही है। पूर्णाकार का जो जन्मदाता है वो वर्दीमर था, और थोर्प और मूलर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की है। वर्दीमर के सिद्धांत का जो फोकसी बिंदु है उसका तथ्य है और मानवीय आंख एक के बाद एक चाक्षुष उद्दीपनों को देखती है, और इसकी जो प्रक्रिया ऐसी होती है वो उद्दीपनों का जो पैटर्न है वो युग्मक बनता जाता है। वर्दीमर के सिद्धांत को आगे बढ़ाने में कोफका और कोहलर ने है वो योगदान दिया। उन्होंने क्या योगदान दिया वो हम देखते हैं। वर्दीमर का विचार रहा कि संपूर्ण बड़ा है और कुछ उसका अंश है, और मनोवैज्ञानिकों ने पूर्णाकारवाद की परिभाषा इस प्रकार दी है। पूर्णाकार उत्तेजनात्मक परिस्थिति को समझने की विधि है, और पूर्णाकार के सिद्धांत, नियम और अंतर्दृष्टि। तो हमने क्या देखा, पूर्णाकार की डेफिनेशन देखी कि हमारा जो ध्यान है वो पर्टिकुलर छोटे छोटे पार्ट्स पे ना
बाद में अधिगम की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो उस समय पूर्ण मानी जाती है, जबकि प्रक्रिया का निश्चित रूप है वो प्रकट होता है। तो पुनर्कार में अधिगम की जो संपूर्ण प्रक्रिया कब मानी जाती है, जब वो पूर्ण रूप से हमारे माइंड में पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। तो वो क्या होता है, उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे माइंड में। तो इसको हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक सिद्धांत कहते हैं। कोई भी समस्या आती है उसको हम समाधान करते हैं, उसको समाधान हमने कैसे किया, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे माइंड में बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सिमिलैरिटी, समरूपता। दो वस्तुएं आकार में एक समान होती है, उसका जो पूर्णाकार रूप है वो अंतर्दृष्टि में उस प्रकार प्रकट होता है। मतलब दो चीजें हैं वो दिखने में एक जैसी हैं, तो उसकी जो समझ है वो हमारे दिमाग में विकसित हो जाती है, क्योंकि उनकी शेप है वो बिल्कुल एक जैसी है। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉक्सिमिटी, समरूपता का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार जो वस्तुएं आकार में समान होती हैं वे एक समूह के रूप में प्रकट होती है। मतलब जो जिनकी जो शेप एक जैसी है उनका एक ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। चाहे वो कलर वाइज सेम हो, चाहे वो कैसी भी हो। जैसे अलग अलग एक यूनिफॉर्म में अगर 3-4 जने हैं तो वो हम उनको एक ग्रुप के रूप में देखेंगे। उसके बाद है समापन, क्लोजर। मानव मस्तिष्क में स्थित चित्र को बंद करने की जो प्रक्रिया है इस नियम में पाई जाती है कि किसी एक समस्या पर ध्यान केंद्रित करना और इसी नियम के अंतर्गत आता है। मतलब पूरी की पूरी जो समस्या है उसको उस पर ध्यान केंद्रित करना और उसको सोल्व करना, तो वो क्या होता है, उसका क्लोजर होता है। उसके बाद है निरंतरता, कंटिन्यूटी। इस नियम के अनुसार अपने समान वाली वस्तुओं से प्रत्यक्षीकरण के संबंध बनते हैं। मतलब एक समान देखने वाली जो चीजें हैं उनका क्या होता है, उनका प्रत्यक्षीकरण होता है, हमारे माइंड में एक उनका मैप बनता है। उसके बाद कोहलर द्वारा किए गए प्रयोग। अब कोहलर ने प्रयोग किया था, एक चिंपैंजी नाम का एक बंदर था जिस पे उन्होंने प्रयोग किया। तो उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने एक पिंजरे में बंद किया और पिंजरे के बाहर उन्होंने एक केला रखा और पिंजरे के अंदर उन्होंने एक डंडा रख दिया। ठीक है, तो अब चिंपैंजी जब उसको भूख लगी उसने इधर उधर उछल कूद की, तो वो क्या देखता है, वो बाहर पड़ा केला देखता है, लेकिन उसका जो हाथ है उसके लिए तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन उसकी समस्या समाधान के लिए उसने क्या रखा, एक डंडा है वो पिंजरे के अंदर रखा। अब चिंपैंजी ने क्या किया, दिमाग लगाया अपना, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत उसमें विकसित हुआ, तो उसने वो डंडा उठाया और केले को नजदीक खिसका के उसने केला खा लिया। अब दूसरे दिन क्या किया, तो उन्होंने जो केला है वो थोड़े ज्यादा दूर रख दिया, पिंजरे से थोड़ा ज्यादा दूर रख दिया और उन्होंने पिंजरे में 2 डंडे रख दिए और एक रस्सी रख दी। अब जो बंदर है वो एक डंडे से पहले उसने कोशिश की, उसको केला नहीं मिला, उसके बाद उसने एक डंडा उठाया और एक डंडे से उसने केले को खिसकाने की कोशिश की, तो वो नहीं हुआ क्योंकि वो केला है वो थोड़ी दूरी पे रखा हुआ था। अब उसने क्या किया, उसमें थोड़ी समझ विकसित हुई, तो उसने क्या किया, 2 डंडे थे उन दोनों को आपस में जोड़ा, तो उनकी जो लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा हो गई। अब उसने क्या किया, उस केले को पास में खिसका के खा लिया। अब तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन कोहलर ने क्या किया, जो चिंपैंजी बंदर था वो पिंजरे में था, अब उन्होंने केला क्या छत पे लटका दिया, छत पे लटका दिया और कमरे के अंदर उन्होंने क्या रखा, एक संदूक रखा। अब जो चिंपैंजी बंदर था जिसने अब डंडे से कोशिश की थी, तो वो डंडे से हो नहीं सकता क्योंकि वो ऊपर लटका हुआ केला। ठीक है, अब वो क्या करता है, उस जो संदूक है उसको खिसका के उस केले के नीचे लेके आता है, उस संदूक पे चढ़ता है और वो केले को उतार के खा लेता है। अब दूसरे दिन, अगले दिन क्या होता है कि उसने केला है वो थोड़ा और ज्यादा ऊंचा लटका दिया और वहां पे 2 संदूक रख दी। अब चिंपैंजी ने क्या किया, उस संदूक को नीचे खिसकाया, उसके ऊपर चढ़ा, केला छूने की कोशिश की तो उसके हाथ में आया। अब उसने क्या देखा कि वहां पे 2 संदूक रखी हुई हैं, तो उसने एक के ऊपर दूसरी संदूक को रखा, उसके ऊपर चढ़ा और उसने केला खा लिया। ठीक है, तो ये होती है कि जैसे समस्या आती है तो समस्या का समाधान करने के लिए हमारा जो माइंड में हमारी जो अंतर्दृष्टि है वो विकसित होती है और हम उसका समस्या का समाधान करने का सोचते हैं। तो इस प्रकार जो चिंपैंजी है उसने अपनी समस्या का समाधान है वो अपने आप किया। अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया और यद्यपि उसने अपना प्रयोग है वो कुत्ते तथा मुर्गियों पर भी किया, परंतु उसका यही प्रयोग बहुत ही प्रसिद्ध है। चिंपैंजी वाला जो प्रयोग है वो उसका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो
बाद उसने अचानक डंडा उठाया और केले को अपने पास खिसका लिया। ये उसका पहला पद था जो मैंने अभी आपको बताया। अब उसका दूसरा पद स्टार्ट होता है। दूसरे पद में कोहलर ने पिंजरे में 2 डंडे रख दिए जो आपस में जोड़े जा सकते थे और केला इतनी दूर रखा गया कि वह डंडे की सहायता से उसे प्राप्त नहीं कर सकता था। मतलब एक डंडे की सहायता से वो केले को प्राप्त नहीं कर सकता था, उसको दूर रखा गया। अनेक प्रयत्नों के पश्चात उसने दोनों डंडों को जोड़ दिया और केला प्राप्त कर लिया। ये उसके क्या थे? 2 पद थे। अब हम पढ़ते हैं इसका तीसरा पद। तीसरे पद में कोहलर ने केले को पिंजरे की छत पे इस प्रकार लटकाया कि वह उछलकर भी उसे प्राप्त न कर सके। मतलब जैसे उछला तो केला है वो थोड़ी सी हाइट पे है, उसने पिंजरे में एक संदूक रख दिया। अनेक प्रयत्नों के पश्चात सुल्तान संदूक पर चढ़ा और केला प्राप्त कर लिया। अब ये उसका था तीसरा पद। तीसरा पद क्या था? संदूक पे चढ़ा और उसने केले को प्राप्त कर लिया। उसके प्रयोग के बाद में चौथा पद आता है। चौथे पद में कोहलर ने पिंजरे में एक के स्थान पर 2 संदूक रखे तथा केले को अधिक ऊंचाई पर लटकाया। पहले तो वह एक संदूक की सहायता से ही केला प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन बाद में उसने संदूक के ऊपर दूसरा संदूक रखा और उस पर चढ़कर केला प्राप्त कर लिया। तो ये थे उसके 4 पद है जो कोहलर ने चिंपैंजी बंदर के लिए यूज किए। कोहलर ने चिंपैंजी के पश्चात एक छोटी लड़की पे प्रयोग किया जो 25 महीने की एक लड़की थी जिसने कुछ सप्ताह पूर्व ही चलना सीखा था। अब उसने 2 मीटर दूरी पर एक खिलौना रख दिया। थोड़ी बच्ची है वो, उससे 2 मीटर दूरी पर एक खिलौना रख दिया और उसकी दूसरी ओर बाधा उत्पन्न कर दी गई। मतलब बीच में कोई ऐसी चीज रख दी गई जो बीच में ऑब्स्टेकल बन रही थी, अर्थात संदूक आदि रख दिया गया। जो खिलौना है उसके बीच में कोई संदूक वगैरह है, कोई चीज है, वो उसको ऑब्स्टेकल करने के लिए बीच में रख दी गई। उसने खिलौने को देखा और धीरे धीरे खिसकी, हंसी और संदूक के दूसरी ओर घूमकर वो खिलौने के पास चली गई। तो उसने उस समस्या का समाधान है वो खुद किया है। कोहलर के प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि पशु में अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने से पूर्व समस्या के सभी अंगों के मध्य संबंध स्पष्ट हो जाता है, तभी वह उसका पुनर्गठन कर सकता है। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि पशुओं की अंतर्दृष्टि से पूर्व अनवीक्षा तथा विभ्रम पाया गया था। मतलब वो क्या हो रहे थे? चिंपैंजी बंदर था, उसने बहुत सारी कोशिशों के बाद वो केला प्राप्त किया था, उसने बहुत सारी कोशिशें की थी। तो उसमें क्या होता है? समस्या के प्रति पहले विभ्रम पैदा होता है। एक बार समस्या का समाधान कर लेने पर पशुओं के अनुभवों का स्थानांतरण है वो पाया गया। मतलब एक पशु है वो किसी समस्या का समाधान कर लेता है तो जो दूसरा पशु है वो भी उसका स्थानांतरण उसमें भी हो जाता है। अंतर्दृष्टि का निकट संबंध पशु की शक्ति पर निर्भर करता है। उसके बाद हम देखते हैं कोहलर ने पूर्णांकारवाद में अंतर्दृष्टि को इस प्रकार बताया है कि एक अधिक तकनीकी के अर्थ में अंतर्दृष्टि का अर्थ है वो हल को एकाएक पकड़ लेना है, जिससे एक ऐसी प्रक्रिया आरंभ होती है जो परिस्थिति के अनुसार चलती है और हल प्रत्येक ज्ञान के क्षेत्र की संख्या के संदर्भ में होता है। जैसे बंदर ने एक समस्या का समाधान किया, उसके बाद दूसरे पद में वैसे ही समस्या का उसने समाधान किया, तीसरे पद में भी समस्या का समाधान किया। तो ये कहते हैं कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग होती है कि समस्या कैसी है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं ओलपोर्ट के द्वारा किया गया प्रयोग। ओलपोर्ट ने क्या प्रयोग किया? ओलपोर्ट ने नर्सरी विद्यालय के 44 बच्चों पर परीक्षण किए। इन बच्चों की आयु 19 मंथ से लेके 49 मंथ तक की थी और ये प्रयोग कोहलर द्वारा किए गए प्रयोगों के समान ही थे, मतलब सिमिलर ही थे। सुंदर खिलौनों को अलमारी के ऊपर रख दिया। अब क्या किया? बच्चों को वहाँ पे कमरे में ले जाया गया और अलमारी के ऊपर खिलौने, अच्छे खिलौने रख दिए गए और वहाँ पे मतलब अलमारी तक पहुँचने के लिए वहाँ पे साधन भी रखे ताकि उन पे चढ़ के बच्चे हैं उस चीज को उतार सके। अब बच्चे हैं, बच्चों ने क्या क्या पहले कोशिश की। अब उन्होंने क्या किया? जहाँ पे जो टेबल भी रखी हुई थी या चेयर रखी हुई थी उस पर चढ़ के अलमारी पर चढ़ के उन्होंने खिलौने को उतार लिया। तो उन्हें अलमारी पर चढ़ने के सभी साधन प्राप्त थे। बच्चों ने संदूक, मेज, कुर्सी आदि का प्रयोग कर खिलौने प्राप्त कर लिए। ओलपोर्ट के प्रयोग ने यह सिद्ध किया है कि चिंपैंजी की अपेक्षा मानव शिशुओं में अंतर्दृष्टि अधिक होती है। क्यों? क्योंकि चिंपैंजी ने बहुत बार कोशिश करने के बाद उसने समाधान किया था, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों ने बिना कोशिश किए क्या किया? चेयर को रखा, ऊपर चढ़े और खिलौने को उतार दिया। तो इससे क्या साबित होता है कि पशु की अपेक्षा मानव में जो अंतर्दृष्टि है वो ज्यादा बढ़ जाती है, अधिक होती है। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले प्रतिकारक कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहला है बुद्धि। इंटेलिजेंस क्या होती है?
साबित होता है कि जो बुद्धि इंटेलिजेंस होती है वो पशु की अपेक्षा मानव में ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद है एक्सपीरियंस, अनुभव। अनुभव से किसी भी समस्या को सुलझाने में बहुत योग मिलता है। समस्या को सुलझाने में अनुभवी व्यक्ति की अंतर्दृष्टि एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अनुभवों का स्थानांतरण वो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में होता रहता है और वे अंतर्दृष्टि के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो एक्सपीरियंस, अनुभव क्या होता है, वो आगे कोई चीज सीखने में हमें अधिक योगदान देता है और हम जल्दी सीख लेते हैं उस चीज को। तो हमारी अंतर्दृष्टि होती है वो पहले से उसके प्रति विकसित होती है। समस्या का प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है? जब तक समस्या का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण नहीं होता तब तक अंतर्दृष्टि संभव नहीं है। अंतर्दृष्टि पर समस्या की रचना भी प्रभाव डालती है। कैसे? अब समस्या आई तो समस्या के बारे में हम ओनली पढ़ने से उस समस्या को सोल्व नहीं कर सकते जब तक हमारी प्रेजेंस है वो उस समस्या में नहीं आएगी। जब हम खुद उस समस्या को सोल्व करेंगे तो हमारी अंतर्दृष्टि है वो अच्छी विकसित होगी। उसके बाद हम देखते हैं अन्वीक्षा और विभ्रम। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि अंतर्दृष्टि के मूल में अन्वीक्षा तथा विभ्रम रहता है। क्रिया कोई भी हो उसके मूल में प्रयत्न अवश्य रहते हैं। जैसे चिंपैंजी ने क्या किया, कोशिश की, तो सबसे पहले क्या जरूरी होती है, किसी चीज के लिए प्रयास करना क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ये है हमारा पूर्णाकार जो सिद्धांत है उसकी आलोचना क्या की गई, उसमें क्या क्या कमियां पाई गई वो हम देखते हैं। क्या क्या कमियां थी? पूर्णांकारवाद ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में नवीन मान्यताओं एवं अभिधारणाओं को जन्म दिया है। पूर्णांकार इस बात को मानता है कि संपूर्ण अपने हिस्सों से बड़ा होता है, मतलब छोटे छोटे हिस्से होते हैं उससे संपूर्ण बड़ा होता है, मतलब चीज को पूरी तरह से समझ लेना। हिलगार्ड के अनुसार इस मत की रोचक एवं महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ऐसे उपयोगी व्यवहार की व्याख्या करता है जो पूर्ण रूप से मानसिक अवस्थाओं और यांत्रिकता की अपेक्षा करता है। उसके बाद इसकी आलोचना देखते हैं। पहली आलोचना है पूर्णांकारवाद जो है वो मनोविज्ञान तथा शिक्षा दर्शन का सम्मिलित रूप है, मतलब मनोविज्ञान और एजुकेशन दोनों क्या क्या है, कंबाइंड जो रूप है वो क्या कहते हैं, हम इसको पूर्णांकारवाद कहते हैं। पूर्णांकारवाद के नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रकार का अधिगम नहीं किया जा सकता, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, मतलब इसमें जो सारी चीजों में इसको शामिल नहीं किया जा सकता। इससे एक समस्या का समाधान हम कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको एजुकेशन के सेक्टर में अगर इसको शामिल किया जाए तो ये तीनों चीजें जो पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, इन तीनों चीजों में ये जो सिद्धांत है वो काम नहीं करता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि पूर्णांकारवाद में निहित अंतर्दृष्टि है वो पशुओं तथा बच्चों पर लागू नहीं होती, क्योंकि उनमें चिंतन का अभाव रहता है। क्योंकि पशु होते हैं उनमें चिंतन है बहुत ही कम पाया जाता है, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनमें चिंतन है वो इतना नहीं होता है, तो वो ज्यादा कामयाब नहीं है। पर दैनिक व्यवहार में यह देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बालक भी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करते हैं। आजकल क्या होता है, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी क्रिएटिव माइंड होते हैं, तो उनके सामने कोई भी समस्या आती है तो उनकी अंतर्दृष्टि है वो काम करती है। पूर्णांकारवाद में अन्वीक्षा तथा विभ्रम किसी न किसी स्तर पर आवश्यक है, मतलब किसी चीज को लेकर जो कंफ्यूजन है या उसमें आने वाली जो समस्याएं हैं वो भी क्या है, जरूरी है। समस्या नहीं आएगी तो समस्या का समाधान बच्चा कैसे सीखेगा, तो ये भी जरूरी है। उसके बाद पूर्णांकारवाद और शिक्षा के क्षेत्र में ये जो पूर्णांकारवाद है, गेस्टाल्ट जो थ्योरी है वो कैसे काम करती है। जैसा कि कहा जा चुका है कि पूर्णांकारवाद में अनुभवों की संपूर्णता पर बल देता है, एक्सपीरियंस है उस पर बल देता है। इस सिद्धांत में व्यक्ति के प्रयत्नों को निरुत्साहित किया जाता है और व्यक्ति के समक्ष समस्या तथा उसके समाधान के सभी जो उत्पादन है वो प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। अंतर्दृष्टि की सहायता से व्यक्ति की समस्या का समाधान करता है, तो उसके लिए क्या होता है, जो साधन होते हैं ना, जो समस्या समाधान करने के साधन होते हैं वो हमें दिए जाते हैं, तो हम समस्या का समाधान करते हैं। अध्यापक पूर्णांकारवाद का प्रयोग है वो शिक्षा में इस प्रकार कर सकता है। कैसे? मतलब हमें सबसे पहले क्या जरूरी है, वातावरण, एनवायरनमेंट। बच्चे को सीखने के लिए सबसे पहले हमें वहाँ का माहौल है वो उसके अकॉर्डिंग सही रखना जरूरी है। तो अध्यापक को चाहिए कि वह बालक के समक्ष इस प्रकार का वातावरण प्रस्तुत करे कि बच्चे स्वयं अधिगम के लिए प्रेरित हों और अधिगम की क्रिया का विकास है वो स्वयं होना चाहिए। मतलब बच्चे को कोई भी चीज सिखानी है तो सबसे पहले है वो टीचर को क्या जरूरी है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है
पहला जो नियम है वो। उसके बाद है पूर्ण समस्या। अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों को समस्या को पूरा ज्ञान करवाए, और यदि समस्या के प्रति ज्ञान अपूर्ण है तो अंतर्दृष्टि नहीं होगी। अगर ज्ञान समस्या का नहीं है तो अंतर्दृष्टि नहीं होगी। किसी भी समस्या में उस समय की सूझ उत्पन्न नहीं होती जब तक उसका पूर्ण रूप से ज्ञान न हो जाए। अतः वह आवश्यक है कि सार्थक पाठ पढ़ाया जाए, इसलिए अब अक्षर नहीं शब्द पढ़ने पर बल दिया जाता है। मतलब बच्चे को एक एक अक्षर पढ़ाएंगे तो उसका ज्यादा ध्यान विकसित नहीं होगा, जबकि हम उसको वर्ड्स का ज्ञान देंगे, क्योंकि वर्ड होता है उसका कोई ना कोई मीन होता है, बच्चा उसको समझ पाता है, तो वो उस चीज को क्या करता है, वो उसको जल्दी सीखता है। इसलिए हमें जो अगर पूरी समस्या का हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। उसकी पार्ट्स का नॉलेज होगा तो हम उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि वो उसको सार्थक बनाया जाए। उसके बाद है उत्पादक क्रियाएं। अध्यापक को चाहिए कि वह ऐसी क्रियाएं कराए जिसका संबंध है वो उत्पादन से हो। ऐसा करने से वे क्रियाएं एक संपूर्ण क्रिया का रूप धारण कर लेती है। मतलब कोई भी टीचर कोई भी स्टोरी पढ़ा रहा है, कोई भी चीज पढ़ा रहा है, तो वो उससे रिलेटेड है, वो क्रियाएं बच्चों से करवाए, ठीक है। और उसका जो संबंध है वो पूर्ण रूप से उससे होना चाहिए, स्टोरी से होना चाहिए, चाहे वो उसको प्ले करके सिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ये उत्पादक क्रियाएं होती है जिससे बच्चे क्या प्रोडक्टिव एक्शंस करते हैं। उसके बाद है विषय संगठन। अध्यापक को पाठ का संगठन इस प्रकार से करना चाहिए कि वह संपूर्णता प्राप्त कर ले और अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने की योग्य बन जाए। मतलब अगर हम कोई भी बच्चे को कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा है तो बच्चे वो क्या हो जाएगा, वो बच्चों के लिए नीरस बन जाएगा। बल्कि हमें क्या करना है, उसको कंप्लीटली पहले उसके आगे बताना है। उसको कोई भी स्टोरी पढ़ा रहे हैं तो पहले उसको वो कंप्लीट स्टोरी बताएं, उसके बाद उसको पढ़ाएं, ताकि उसकी एक समझ है वो उसके लिए विकसित हो जाएगी। उसके बाद है जनरलाइजेशन, सामान्यकरण। अध्यापक को चाहिए कि वह पढ़ाई गई सामग्री का सामान्यीकरण कर ले। ऐसा करने से विषय है वो स्पष्ट हो जाता है। मतलब जो डिफिकल्ट वर्ड है, डिफिकल्ट लाइन है, पहले उनको इजी करें, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, सामान्यीकरण हो जाएगा, वो जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद है आकांक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। अध्यापक नवीन ज्ञान देते समय देख लें कि छात्रों का मानसिक तथा शारीरिक स्तर इस योग्य भी है कि वे नवीन ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, और यदि उनकी आकांक्षा का स्तर सामान्य है तो वे सामान्य ज्ञान को भांति ग्रहण कर सकते हैं। तो जरूरी है सबसे पहले बच्चे को सिखाने से पहले उसका जो माइंड मैप है, माइंड डेवलपमेंट है, वो हमारे लिए जानना जरूरी है कि बच्चा है वो किस स्तर तक सीख सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर हम उसको कैपेसिटी से बाहर की चीजें बता रहे हैं तो वो उन चीजों को नहीं समझ पाएगा। तो ये था हमारा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसके प्रयोग हमने पढ़े, इसका शिक्षा में महत्व हमने पढ़ा। तो उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है, सीखने का जो तलरूप सिद्धांत है,